तो बच्चों हम लोगों ने वन एवं वन्य प्राणी संवर्धन का पहला लेक्चर पढ़ लिया था और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताया था। तो आई थिंक आप लोग सबको उस पहले लेक्चर को देख लिए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका पार्ट 2 वाला यानी कि दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो पहला पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न खाली बात कर देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था और कहाँ कहाँ से आने की संभावनाएँ हैं। तो स्पेशली रूप से मैंने आपको बताया था बच्चों कि भारत जो है विश्व का कौन सा देश है, 10वां देश है वन विस्तार के नज़रिए से, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद जो है लगभग भारत की कितने भूमि पर, लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है स्पेशली जो है बच्चों, इस फुल फॉर्म को आपको याद रखनी है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हो सकता है ये आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए FAO और उसके बाद नीचे 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो स्पेशली रूप से इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। FAO क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2018 में कि जो है भारत NGO के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 1948 के अनुसार जो है विश्व में कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र था, यानी कि 1948 के अनुसार। तो स्पेशली रूप से कितना था बच्चों आपका, 4 अरब। और मैंने पार्ट 1 में बताया था पहला लेक्चर में, 4 अरब को हम लोग 400 करोड़ भी वहाँ पर ऑप्शन में दे सकता है, और जबकि यही ऑप्शन दिया था, ठीक है। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर 400 करोड़ ऑप्शन दिया गया था, 4 अरब हेक्टेयर नहीं दिया था। तो अरब की जगह अगर करोड़ देगा तो बच्चों वहाँ पर 400 कर देगा, और करोड़ के जगह अरब देगा तो 4 अरब कर देगा, ठीक है, क्योंकि 1 अरब बराबर 100 करोड़ होता है। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है अगर प्रतिशत में जाए तो भारत के द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत है। उसके बाद अगर राज्यों में जाए तो स्पेशली रूप से जो है राज्य में जो है बच्चों आपका मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत का जो जहाँ पर क्या है वन क्षेत्र सबसे अधिक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कब, 2020 और 2021, 2 लगातार बार पूछ लिया गया था। 2020 में भी पूछा था और 2021 यानी कि 2 साल लगातार पूछा गया था कि भारत का जो है सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा राज्य है। तो आपका क्या हो जाता है वहाँ पर आंसर, मध्य प्रदेश हो जाता। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों यहाँ से मैंग्रोव वन से, यानी कि मैंग्रोव वन का जो विस्तार है, या सुंदरवन, मैंग्रोव वन को क्या भी बोला जाता है, सुंदरवन। तो इसका विस्तार किस राज्य में, भारत के किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आपका 2020 का ऑब्जेक्टिव में था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, मैंग्रोव वन को सुंदरवन कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा बहुत ही फेमस है। तो आप लोग को याद रखना है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले बताया था स्पेशली रूप से जो है बच्चों आपका जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। जैव विविधता से आपका क्वेश्चन आया हुआ था लगभग कब बच्चों, जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन था आपका जो है 2019 और 2021 में। आई थिंक 2019 और 2021 2 लगातार साल पूछा गया था कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यह मानव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जो है अभी इसी चैप्टर में आगे और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के लेक्चर को और आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली रूप से सारा चीज़ ये लोग आप लोग जान लिए होंगे। यहाँ से बिहार के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। बिहार में कितना परसेंट वन है, 7.1%। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। आज का है आपका प्रशासकीय दृष्टि, यानी प्रशासकीय दृष्टि मतलब कि बच्चों यहाँ पर यानी कि सरकार प्रबंधन जो करती है, सरकार द्वारा शासन चलाए जाने पर उसके मतलब की दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि वन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था बच्चों, ये जो है सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2018 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रशासकीय दृष्टि से या वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितना भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो वन को कितना भागों में बांटा गया था, सीधा 3 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीधा पूछ लिया गया ऑलरेडी 2018 में। तो हो सकता है कि ये दोबारा फिर आ जाए आपका, ठीक है। तो चाहे देगा आपको प्रशासकीय दृष्टि से, या दे देगा वन संरक्षण की दृष्टि से, या फिर दे देगा आपको वन प्रबंधन की दृष्टि से। ये सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में। तो 3 होगा, पहला होगा आरक्षित वन, दूसरा होगा रक्षित वन, और तीसरा होगा अवगीकृत वन। ये सब प्रशासकीय दृष्टि से क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये सब का जो है सब कुछ देख रेख सारा चीज़ ये सब के कौन करता है बच्चों, आपका जो है सरकार करती है, सरकार कराती है ये सारा चीज़। इसलिए इसको प्रशासकीय दृष्टि से या वन संरक्षण की दृष्टि से, क्योंकि वन को संरक्षण करने के लिए बांटा गया अलग अलग क्षेत्रों में, और वन प्रबंधन की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला है आपका आरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, आपका आरक्षित वन। यानी कि आपको
आरक्षित वन जो है ये बच्चों किसी भी मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए, वायुमंडल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इसको सीधा किस में रख दिया, आरक्षित वन कैटेगरी में रख दिया है। और आरक्षित मीन्स कि इसको आप कोई काट नहीं सकता है, इस वन को कोई भी नहीं काट सकता है, ये आ जाएगा किस कैटेगरी में, आपका आरक्षित वन में। इसमें ना तो लकड़ियाँ ही काटी जा सकती है और न ही पशु चारण, यानी कि न तो इसमें कोई लकड़ी काट सकता है और न ही किसी भी पशु के लिए वहाँ पर जो है पशु चारा यानी कि वहाँ से चारा काट करके ला सकता है, ऐसा नहीं है कहीं पर। ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, ये जो है ये पेड़ क्या होता है, स्पेशली रूप से ये वन बाढ़ नियंत्रण के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए तथा जलवायु को नियमित रखने के लिए हेतु ये क्या होती है, आवश्यक होती है। कौन सी, आरक्षित वन। ये सारे जो वन है बच्चों स्पेशली रूप से बाढ़ को रोकती है, भूमि संरक्षण करती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकता है और जलवायु को जो है क्या करती है बच्चों, बैलेंस करती है, नियमित करती है। देश में लगभग कितना परसेंट, 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी कि 54% वन को ये घोषित कर दिया गया है कि यहाँ से न तो कोई वन लकड़ी काट सकता है और न ही कोई अपने पशु के लिए को यहाँ पर चराने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया आपका आरक्षित वन से संबंधित। परसेंट कितना है, 54%। अगला है आपका रक्षित वन। रक्षित वन मतलब कि इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा देती है। आरक्षित वन में क्या था बच्चों, न तो वहाँ से कोई लकड़ी काट सकता था और न ही कोई पशु चारा कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका विशेष नियमों के अधीन करना पड़ेगा कि हाँ इतना ही एरिया तक क्या पशु चारण कराओ या फिर यहाँ से लकड़ी काटो। ठीक है, एक नियमित और यहाँ पर और सीमित रूप से ही लकड़ी काट सकता है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है, यानी कि वन तो बहुत अधिक होगा लेकिन वहाँ पर क्या है बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी काट के लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज बहुत ज़्यादा घट जाएगा और उससे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रदूषण बढ़ने लगा। इसलिए उस स्पेशली रूप से वहाँ क्या करता है कि आप कुछ नियमों के अधीन ही काट सकते हैं, लकड़ियाँ काट सकते हैं, पशु चारा कर सकते हैं। ये जो है आपका लगभग टोटल 29% यानी कि 29% क्षेत्र में यह क्या किया हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है। अगला है आपका अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन यानी शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। स्वामित्व मीन्स होता है बच्चों अधिकार में होते हैं। इसी को क्या कहता है, अवर्गीकृत वन। स्वतंत्र और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। स्वतंत्र जो है वन स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब कि ऐसा वन है जहाँ पर सरकार की कोई प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर सरकार से आपको इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। आप सीधा जाइए, आप आराम से लकड़ी काट सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पशु चारा कर सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, लगभग ये 17% है। कितना परसेंट है बच्चों, 17%। तो सबसे पहला जो था आरक्षित वन कितना परसेंट, 54%। दूसरा कितना था, 29% रक्षित वन और 17% कितना हो गया बच्चों आपका, ये आपका अवर्गीकृत वन। टोटल को जोड़ दीजिए तो 9 7 कितना हो जाता है, 16 16 4 20, तो 100% हो गया टोटल, है ना। तो आपको स्पेशली रूप से सबसे ज़्यादा क्या किसको याद रखना है बच्चों, आपका आरक्षित वन को। आरक्षित वन का कितना परसेंट है, 54% है आरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या हो सकता है, कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता है, कोई भी पशु चारा नहीं कर सकता है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। फिर से एक बार आगे है मध्य प्रदेश आपका, तो मध्य प्रदेश आपको अच्छी तरह से याद रखना है। वन के बारे में जब भी बात आएगा तो मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ नाम आएगा ही। सबसे अधिक वन का विस्तार कौन सा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। और यहाँ पर आरक्षित और रक्षित वन का भी सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जब सबसे अधिक विस्तार होगा बच्चों वन का तो यहाँ पर आरक्षित और रक्षित वन भी ज़्यादातर यहीं पर होगा। और यहाँ पर कुल वन क्षेत्र का कितना है, 75% जो है आरक्षित और रक्षित वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारा चीज़ आप लोगों को। आप बात करते हैं वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। वन संपदा, सबसे पहली चीज़ है आपको वन संपदा समझ में आया। वन मीन्स होता है क्या बच्चों, आपका जंगल। अब यहाँ पर ये क्या होता है, संपदा। संपदा मीन्स क्या होता है, कोई बोलते हैं ना उसके पास बहुत धन संपदा है। संपदा मीन्स होता है बच्चों संपत्तियाँ, यानी कि आपका धन। प्रकृति ने धरती को वृक्ष तथा वनस्पतियों के रूप में अनेक अमूल्य संपत्तियां प्रदान की है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वन संपदा कहा जाता है। प्रकृति जो है, जो नेचर जो है वो क्या किए बच्चों, धरती को विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के वृक्ष तथा वनस्पतियों का रूप में क्या किया बच्चों, अमूल्य संपत्तियां प्रदान की है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वन संपदा कहा जाता है। वन विनाश के मुख्य कारक। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली रूप से वन विनाश का मुख्य क्या क्या कारक हैं। ठीक है, स्पेशली रूप से तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वन विनाश के 3 कारकों लिखें, 2 कारकों को लिखें। तो एक बार आपका क्वेश्चन सिंपल वे में आ गया था, 2 बार पूछा गया था, लगभग एक बार 2011 में और एक बार 2022 में। क्वेश्चन था कि वन विनाश के 2 मुख्य कारकों को लिखें।
तो आप आसानी से लिख लेंगे। अभी मैं बताने जा रहा हूँ सारा चीज़, 3-4 बताएंगे, तो उसमें से 2 ही लिखना था, तो 2 आराम से लिख सकते थे। ठीक है, आइए, ये 2011 और 2022 में पूछा गया है। लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था? वन विनाश के मुख्य 2 कारकों को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार के था, इस प्रकार से था, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4-5 कारक याद कर लेंगे और उसमें से 2 आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर या क्वेश्चन है तो बहुत कम ही पूछता है बच्चों। तो वन विनाश के मुख्य कारक में पहला क्या है बच्चों? वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास। ह्रास में से होता है बच्चों कमी होना, घटना। तो कैसे होता है वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास? स्पेशली रूप से रेल मार्ग जब बनाया जाता है, जब सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है, जब औद्योगिकरण का विकास होता है, कहीं पर फैक्ट्री खोला जाता है, कहीं पर बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या होता है बच्चों? वहाँ पर स्पेशली रूप से वन संपदा का ह्रास होता है, वनों को काटा जाता है। जब वनों को काटा जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? सारे जानवर जितना भी रहेंगे वो लोग भागेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। अब उन लोग को दूसरा जगह जहीं पर बड़ा वन मिलेगा नहीं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे बच्चों? धीरे धीरे वो लोग अपनी जान को गंवा देंगे, यानी कि लुप्त की श्रेणी में आ जाएगा, वो दुनिया से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली रूप से जो है वन संपदा और वन्य जीवों का ह्रास का मुख्य कारण क्या हो गया? तो रेल मार्ग का विस्तार करना, सड़क मार्ग का विस्तार करना, सड़क मार्ग का निर्माण करना, फैक्ट्री लगाना, बड़े बड़े कारखाने उद्योग लगाना, कंपनीज लगाना, ये सारे चीज़ किस में आ जाएंगे बच्चों? आपका वन संपदा के ह्रास में आ जाएगा। और जैसे ही वन कटेगा तो वहाँ से जानवर भी भागेगा, क्योंकि वन और जीव जो है बच्चों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का क्या है बच्चों? संपूरक है। जैसे जहाँ पर बड़ा बड़ा वन होगा वहाँ पर क्या होगा बच्चों? बड़ा बड़ा वन होगा तो वहाँ पर 100% है कि वहाँ पर क्या होने लगेंगे? जानवर उपस्थित रहेगा। दूसरा है आपका 20वीं सदी के मध्य तक 24% यानी कि 20% क्षेत्रफल, 24% क्षेत्रफल वन विस्तार था। यानी कितना? 24% क्षेत्रफल पर वन विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में 19% हो गया। यानी कि 20वीं सदी का मतलब है बच्चों 1901 से लेकर के 1999 तक, ये होता है 20वीं सदी। याद है? आप लोग जानते हैं ये सबको? नहीं जानते तो थोड़ा लिख लीजिए। 21वीं सदी का मान ये हुआ कि 2000 से लेकर शुरू होगा और कहाँ तक चल जाएगा? 2099 तक। इसको बोलेंगे हम लोग 21वीं सदी। ठीक है, चलिए, इसका मुख्य कारण क्या है? मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप मतलब क्या हो गया बच्चों? मानव अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए क्या किया? अपने जंगलों को कटवाया। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण, यानी कि जो भी लोग पालतू पशु मतलब कि पशुओं को पालते हैं उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? जंगल झाड़ ये सबको काट काट करके ला करके अपने पशु चारा यानी कि पशुओं को खिला देते हैं। विविध तरीकों से वन संपदा को दोहन करना, ये सारी चीज़ क्या हो गया? यही कारण है कि भारत जो है विश्व का मतलब कि ज़्यादातर वन क्षेत्र क्या हो गया बच्चों? घट गया। जो 24% था उससे क्या हो गया? 19% आ गया। कृषिगत भूमि का फैलाव। ठीक है, यह भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। कृषिगत भूमि का फैलाव, यह भी इम्पोर्टेंट कारण किसके लिए? वन्य जीव और वन्य संपदा के ह्रास का। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो क्या चाहिए बच्चों? अनाज चाहिए, ज़्यादा फसल ज़्यादा चाहिए, धान की खेती ज़्यादा होगी, ज़्यादा गेहूँ उपजाना पड़ेगा। अब ज़्यादा उपजाना पड़ेगा तो उसके लिए खेत चाहिए, भूमि चाहिए। जब भूमि सीमित है तो क्या करना पड़ेगा? आप भूमि का क्षेत्र को बनाने के लिए तो जंगल झाड़ ये सबको कटवाओ, काट करके क्या करेगा? आप वहाँ पर मैदानी क्षेत्र में बदल देगा। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में बदलेगा तो बच्चों वहाँ पर खेती करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? ह्रास हो जाएगा वन संपदा का। और जैसे वन संपदा का ह्रास होगा वहाँ से जितने भी जानवर है, जीव जंतु है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो भागने लगेगा, वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसका भी ह्रास होने लगेगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। अब सोचिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 30 साल के अंदर में ही कितना? 26,200 वर्ग किलोमीटर, मीन्स कि 26,200 वर्ग किलोमीटर एक बहुत बड़ा भूभाग होता है। और इतना बड़ा भूभाग बच्चों किस में बदल गया? वन क्षेत्र से सीधे कृषि में परिवर्तित हो गया। चौथा है आपका तेज़ी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्या हो गया? क्षरण होता है। यानी कि तेज़ी से खनन कार्य समझते हैं? मतलब कि कहीं से कोयला निकालना, कहीं से कुछ करना, मतलब कि जो है लोहे की खदानों को खोजने के लिए क्या करता है बच्चों? वन संपदा को काटा जाता है ना। इस प्रकार से खनन कार्य करने से भी क्या होता है बच्चों? आपका मतलब कि विशेष प्रकार से वनों का क्षरण होने लगता है। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चरण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग, ये क्या है बच्चों? काफ़ी भूमिका है। यानी कि क्या करते हैं लोग? लकड़ियों का उपयोग करने के लिए इस विशेष प्रकार से, अब जैसे पलाई बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, स्पेशल प्रकार से खिड़कियाँ बनाने के लिए लोहे का बहुत सारा लकड़ियों का बनाता है बच्चों। तो इसके लिए क्या करते हैं? लकड़ियों का उपयोग के लिए क्या करते हैं? वन्य संपदा को काटने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट लेते हैं। और अलग प्रकार से दूसरी तरफ यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? पशुचारण के लिए वन्य संपदा को ह्रास पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? उसकी क्षेत्रफल में लगातार गिरावट आ रही है। नोट में है आपका कि भारतीय वन सर्वेक्षण की आदतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर है, यानी कि 0.5 मीटर क्यूब है। ठीक है,
जबकि विस्तार की दृष्टि से ये 2.1 घन मीटर है। विस्तार की दृष्टि से कितना बच्चों, 2.1 घन मीटर है। आगे बात करते हैं हम लोग अब खनन। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर हम लोग कितने बार बात किए बच्चों, 5 कारण के बारे में जाना। तो इसमें से आप कोई भी 2 कारण आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 कारण आपको लिखना था क्वेश्चन में। 2000 कब पूछा गया था बच्चों, आपको 2 बार पूछा गया था, 2011 और 2022 में पूछा गया था, यानी इसी साल पूछा गया था पिछला। तो आपको याद डायरेक्ट सीधा लिख देना है कि वन संपदा का जो मुख्य वन जीवों का जो ह्रास है, रेल मार्ग का निर्माण, सड़क मार्ग का निर्माण, औद्योगिक विकास, नवीनीकरण का विकास, ये सब के कारण है। दूसरा है आपका कृषिगत भूमि का फैलाव, ये सब हो जाएगा। स्पेशली रूप से आप लोग लिख लेंगे ये सब सारा चीज़ को। आगे बढ़ते हम लोग खनन के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों या अन्य खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों, खनन कहलाता है, या खनि कर्म कहलाता है, या धातु कर्म कहलाता है। आप लोग जो है अभी हम लोग बच्चों इसी चैनल पर हम लोग जो है बच्चों धातु वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें जो है हम लोग कुछ दिन के बाद बात करेंगे धातु कर्म के बारे में। वहाँ पर भी आएगा केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, और यहाँ पर भी आया है। तो खनन किसको बोलते हैं बच्चों, तो पृथ्वी के गर्भ मीन्स होता है बच्चों पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के सतह के नीचे से, यानी कि ये पृथ्वी है बच्चों। तो पृथ्वी मुख्य रूप से कितना भागों में बटा हुआ है, तो पृथ्वी 3 परतों में बटा हुआ है। ये वाला बाहर परत, एक अंदर वाला, और इसके भी अंदर है। तो हम लोग मनुष्य जो है कहाँ पर रहता है बच्चों, मनुष्य स्पेशली रूप से इस ऊपरी परत में रहता है, ठीक है, इस ऊपरी परत में रहता है। तो इसके नीचे वाला भाग में, इसमें क्या होता है बच्चों, विशेष प्रकार के खनिज, विशेष प्रकार के धातु, विशेष प्रकार के अयस्क, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर छुपे हुए हैं। यानी कि जैसे बच्चों आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब सारा चीज़ कहाँ से निकाला जाता है, तो पृथ्वी की सतह से नीचे से ही निकाला जाता है। यानी कि जो भी कोयला वोयला ये सब खदान सब अंदर से निकाला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपका खनन कहलाता है, खनि कर्म कहलाता है, या धातु कर्म कहलाता है। भारत में चीता और गिद्ध क्या हो गए बच्चों, लुप्त हो गए हैं। भारत में जो है चीता और जो गिद्ध है ये क्या हो गए, लुप्त हो गए। भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। टोटल कितना बच्चों, लगभग 750 के करीब जो प्रजातियां हैं वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है स्पेशली रूप से। उसके बाद है जो कौन सा विलुप्त होने के कगार पर है, भेड़िया, मोर, नीलगाय, चीता, गेंडा, मगरमच्छ, कछुआ आदि। ये सारे जानवर जो बच्चों धीरे धीरे लुप्त के कगार पर जा रहा है। तो स्पेशली यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि मोर से संबंधित था कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका बिहार बोर्ड में। 2017 में पूछा था, 2019 में पूछा था, यानी कि और 2019 में पूछा था, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। वहाँ पर ऑप्शन था कबूतर, हंस, म्योर, तोता। तो म्योर मीन्स होता है बच्चों मोर, तो म्योर मीन्स होता है मोर, आपको म्योर मार देना है, ठीक है। तो म्योर मीन्स होता है मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट, हमारे देश में लगभग कितना वन्य प्राणी उपजातियाँ हैं बच्चों, लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियाँ हैं और 47,000 वनस्पति उपजातियाँ। वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधों की जो उपजातियाँ हैं जो बच्चों अलग अलग कैटेगरी है वो 47,000 है। जब वन्य प्राणी की बात की जाए तो लगभग कितना है बच्चों, 81,000। तो इसी के कारण हम लोगों का क्या है, ये इसी के कारण जो है जैव विविधता का निर्माण होता है। जैव विविधता इसी को कहते हैं बच्चों, ठीक है, स्पेशली रूप से। तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं रही होगी, हर चीज़ आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ का तैयारी मतलब कि करते आएंगे बच्चों इसी की तरह से। और उसके बाद हम जो है आप लोगों को अच्छी तरह से मतलब कि क्वेश्चन जो है जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इसी तरह से बताते जाएंगे आप लोगों को, और एक अनुमान आप लोग को लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।